हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, आज ये अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपन ने 9th क्लास में ये किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर वो हर चीज होती है जो दो प्रॉपर्टी रखती है। एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो एवरीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, उसे अपन ने क्या बोला था? मैटर बोला था। फिर जब अपन मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे दो तरीके में डिवाइड करते हैं, एक प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर, जिसे मिक्सर भी कहते हैं। ठीक है, प्योर मैटर जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, और कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं। जैसे एलिमेंट्स जो होगा, जैसे O3 एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम है और तीनों ऑक्सीजन के। S8 ये भी एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 एटम है लेकिन सारे के सारे सल्फर है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2O की, तो ये एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर अगर प्योर मैटर बनता है तो वो कंपाउंड कहलाता है, और ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। मिक्सर में क्या होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी एक फिक्स रेशियो, कुछ रेशियो नहीं होता, बस उन्हें एक दूसरे के साथ ऐड किया होता है, उसे मिक्सर कहते हैं। तो अपनी बुक लिखती है कि मैटर जो होता है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। अपन इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और यहां से चैप्टर की जो हेडिंग में ये क्लासिफिकेशन वर्ड है, इसका कारण पता चलेगा कि क्यों अपन को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है, क्यों इस तरीके का ये चैप्टर बना है, इसको समझने के लिए ये पैराग्राफ को समझना जरूरी है। तो देखो, अपनी बुक कहती है कि टोटल अर्थ पे जो है 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 तो क्या है? नेचुरल है, मतलब नेचर में पहले से थे। रिमेनिंग जो है वो सिंथेटिक है, मतलब ह्यूमन ने लैब में बनाए थे। ठीक है, अब इन सारे एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी नोट करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये डेटाबेस जो है बहुत बड़ा हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर देम। उन जितनी भी इंफॉर्मेशन को साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया, उन सबको ऑर्गेनाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। और अगर कोई नया पर्सन जैसे कि आप लोग अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को याद करना चाहें, इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करना चाहें, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इसे ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू ओवरकम दिस, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैटर्न मिल जाए तो उसे अरेंज कर सके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। जिनकी सिमिलरिटी हो प्रॉपर्टी, उन सबको एक साथ रख देंगे, और जिनकी और सिमिलर प्रॉपर्टी हो लेकिन पहले वाले के कंपेयर में अलग हो, उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जितने सारे बच्चे होते हैं उन सबको एक ही क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता ना। जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनको एक जैसी स्टडी करनी है, उन्हें 7th स्टैंडर्ड में, और उनको अलग 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ऐसे क्या करते हैं? ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब 10th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ना है, तो आसान हो गया उनको पढ़ाना। ठीक ऐसे कैसे अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक शॉपकीपर है और उसके बाद बहुत सारे जो है वो सामान है। ठीक है, अब वो क्या करता है? वो कैसे लर्न करेगा कि भाई कौन सा सामान का है? तो वो क्या करता है? ऑर्गेनाइज कर देता है। देखिए, सारे के सारे सोप जो है वो एक तरफ रख देता है, टूथपेस्ट एक तरफ रख देता है। तो आइडेंटिफाई करना क्या होगा? आसान, और फिर उनको देना भी क्या होगा? आसान। तो जब भी अपन को बहुत सारी चीजें हो और उनको एकदम ऑर्गेनाइज करना हो, तो अपन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। यहां पर भी साइंटिस्ट ने ही किया। टू ओवरकम दिस, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। एक बार जब पैटर्न पता चल गया, सो दे कैन क्लासिफाई एलिमेंट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इनटू ग्रुप्स। एक ग्रुप में, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, सेम ग्रुप है, सेम प्रॉपर्टी। अब ऐसा करने से स्टडी सिंपल भी हो गई और कन्वीनियंट भी हो गई और आसान भी हो गई। ठीक है, तो ये अपने क्लासिफिकेशन का मोटिव था। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप ये सब लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कितने क्लासिफिकेशन किए गए? तो एट प्रेजेंट जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से करते हैं, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल तक आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट ने उससे पहले भी
अलग अलग तरीके से एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी, और उन्होंने अरेंज किया, उनमें कुछ कमियां आई, फिर दूसरे वाले ने अरेंज किया, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, ऐसे करते करते ही तो फाइनल आउटपुट आया। तो उन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपन की बुक में चार ऐसे चार क्लासिफिकेशन के पैटर्न दे रखे हैं। सबसे पहले डॉबर्नियर का ट्रायड करेंगे, उसमें लिमिटेशन होगी, फिर उसको देखेंगे अपन, उसकी ड्रॉबैक क्या थी। फिर अपन न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव देखेंगे, फिर उसकी भी ड्रॉबैक देखेंगे। फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसकी बहुत सारी अचीवमेंट भी होगी, उसकी ड्रॉबैक भी देखेंगे, और फिर फाइनल देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये चारों करने होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दो कराऊंगा, डॉबर्नियर ट्रायड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। कोई तकलीफ नहीं, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला है डॉबर्नियर ट्रायड्स। तो डॉबर्नियर्स तो है, वो तो साइंटिस्ट का नाम है। ट्रायड का क्या मतलब होता है? ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, किसी भी तीन चीजों का कलेक्शन क्या कहलाता है? ट्रायड। ऑब्वियस थिंग है, यहाँ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने, तो अपन किसका ग्रुप ऑफ थ्री बनाएंगे? एलिमेंट्स का बनाएंगे। तो डॉबर्नियर ट्रायड जो है, डॉबर्नियर जो था उसने एलिमेंट के तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए। अब ऑब्वियस थिंग है, कोई तो बेसिस लिया होगा जिनके बेसिस पे उसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए होंगे। तो उसने कहा कि अगर इन एलिमेंट्स में, इन तीनों एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, मतलब इन तीनों में से, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उन्होंने एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो इसको ट्रायड बोला। अब इन्होंने बोला कि इन तीनों एलिमेंट को अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं, किस सीक्वेंस में लिखूं? जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसे पहले लिखूं, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा उसको बाद में लिखूं। तो फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक मास का एवरेज जो होगा वो बीच वाले नंबर का, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 और सोडियम का होता है 23। अब लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 23। और 23 जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास है। तो डॉबर्नियर ने जो 3 के एलिमेंट के ट्रायड बनाए थे, उनको बनाने का उसका बेसिस क्या था कि 3 एलिमेंट का जो ग्रुप था उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो था उनका एवरेज निकाला जाए एटॉमिक मास का, तो बीच वाले का एटॉमिक मास आता है। राउंड में भी आ सकता है, राउंड मतलब अप्रोक्स भी आ सकता है, तो ऐसे उसने बनाया था। तो व्हेन वी राइट 3 एलिमेंट ऑफ ट्रायड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, the atomic mass of middle element was roughly average of atomic mass of other two element। roughly क्यों कह रहे हैं? मतलब थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है। ये अपने किसका था? डॉबर्नियर के ट्रायड का था। एक ट्रायड तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा उसने 2 ट्रायड और बनाए थे। एक बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और एक बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो ओवरऑल वो कितने ट्रायड बना पाया? 3 ट्रायड बना पाया, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह की लिमिटेशन हो गई। भाई एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, और उन एलिमेंट्स में से इसने सिर्फ कितने एलिमेंट को अरेंज किया? 9 एलिमेंट को 3 के 3 ट्रायड बनाए, सिर्फ इतने ही बना पाया। ये इसकी क्या होगी? लिमिटेशन हो गई। तो डॉबर्नियर ट्रायड क्या होता है ये आपको पूछे जा सकते हैं। डॉबर्नियर ट्रायड के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, एक को आपको ऐसे समझाना भी, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। फिर डॉबर्नियर ट्रायड की अपन लिमिटेशन देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है और उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन लिमिटेशन लेते हैं डॉबर्नियर की। तो डॉबर्नियर ट्रायड में मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे उसमें से उसने सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया। तो डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम। तो जितने वो एलिमेंट थे उसमें से सिर्फ 3 ही ट्रायड अरेंज कर पाए, मतलब 9 एलिमेंट को अरेंज किया था। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। लेकिन अपन कर क्यों रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई तो किया था कि अरेंज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो इसमें ऑक्टेव वर्ड जो है वो म्यूजिकल नोट के बारे में। म्यूजिकल नोट जानते हो, सा रे गा मा पा दा नी सा, या फिर आप इंग्लिश नोट डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। जो भी है ये म्यूजिकल नोट से इसका कुछ रिलेशन है, इसीलिए इनके नाम में क्या आ रहा है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि एलिमेंट जो है उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
ये सबसे कम मास का, फिर उससे ज्यादा मास का, फिर उससे ज्यादा ऐसे करते गए, यहां तक कितने हो गए 7th एलिमेंट, फिर 8th एलिमेंट, फिर ये 9th 10th 11th 12th 13 14, फिर ये वापस ऐसे इस तरीके से अरेंज करते गए। तो इन्होंने कहा अगर कोई भी एक एलिमेंट पकड़ू, जैसे कि ये लिथियम लू, और इसके बाद इसका 8th एलिमेंट देखो, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये वापस क्या आ रहा है 8th, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट जो होगा 8th एलिमेंट, मान लो ये वाला एलिमेंट मैं लेता हूं, तो इससे 8 पहले जो एलिमेंट होगा, मतलब ये वाला, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास के हिसाब से अगर एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। एल्यूमिनियम और बोरॉन के बीच में भी 8 का गैप है, इसके बीच में भी 8 का गैप है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इन सब के बीच में भी, तो इन सब की प्रॉपर्टी जो एक लाइन में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। और ये म्यूजिकल नोट के जैसा है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और 8th नोट क्या होता है, वापस सा ही आता है। तो जैसे 8th म्यूजिकल नोट फर्स्ट म्यूजिकल नोट के जैसा होता है, यहां पर भी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया। कोई तकलीफ नहीं, देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन को ये याद रखना है कि न्यूलैंड ने ये एलिमेंट जो है 1866 में अरेंज किए थे, और उस समय नेचर में 56 एलिमेंट थे, इन्होंने सारे के सारे अरेंज कर दिए। फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने कौन सा रखा था, हाइड्रोजन, और लास्ट इन्होंने कौन सा रखा था, थ्योरियम, ठीक है। उस समय सिर्फ इतने ही डिस्कवर्ड थे और इनको लगा कि इतने ही एलिमेंट होंगे, उन सबको इन्होंने ये अरेंज कर दिया। इस टेबल में मैंने कैल्शियम तक ही बनाया, अभी इसको कारण भी समझाता हूं। देखो, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, जब एलिमेंट को अपन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगी, सेम होगी। और ये किससे सिमिलरिटी है, म्यूजिक के ऑक्टेव से, जहां पर फर्स्ट नोट जो होता है वो 8th नोट के क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहां पर कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मान लो बेरियम लेता हूं, तो इसके आगे ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर इसको मैं फर्स्ट मानता हूं तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये क्या होगा 8th। तो इस 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो अरेंजमेंट था ये कब किया गया, 1866 में। इन्होंने कितने एलिमेंट को अरेंज किया था, 56 एलिमेंट को। और इन्होंने सबसे पहला कौन सा रखा था, हाइड्रोजन, सबसे बाद में कौन सा रखा था, थ्योरियम, ठीक है। मैंने यहां तक की क्यों बनाया, क्योंकि इसके आगे आपकी बुक में दे रखी है, हालांकि बुक वाली भी आधी है, वो भी पूरी टेबल नहीं दे रखी, लेकिन इसके आगे जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, मतलब वहां पर प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। जैसे या क्लोरीन के नीचे अगर आप आगे अरेंज करोगे तो यहाँ कोबाल्ट और निकल लिखा हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती। न्यूलैंड का जो ये अरेंजमेंट था सिर्फ यहीं तक सही था, और यहां तक अपन बना पाएंगे बिना याद किए। अपन को 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर में लर्न कर लेना, तो उसी के हिसाब देखो हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम। देखो हीलियम इनर्ट गैस थी, उस समय डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, इसलिए हीलियम को यहां नहीं लिखते। हाइड्रोजन, हीलियम को भूल जाओ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्या आता है नियॉन। नियॉन भी इनर्ट गैस थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, आर्गन भी इनर्ट गैस थी। फिर पोटेशियम और कैल्शियम। यहां तक अपन आराम से अरेंज कर पाएंगे, और यहां तक ये टेबल सही भी है, तो अपन को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे सिर्फ समझने के लिए वो लिखी हुई है बुक में टेबल, और इसके आगे वो टेबल का अरेंजमेंट सही भी नहीं है, ये अभी अपन लिमिटेशन में देखेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं, यहां तक आप बना लेंगे आराम से। अपन को 1-2 एग्जाम्पल भी देने हैं, जैसे कि भाई सोडियम जो है उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, लिथियम की, और लिथियम से वो 8th एलिमेंट भी है, ठीक है। ऐसे कैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम की भी प्रॉपर्टी सेम है, इस तरीके से अपन 2 एग्जाम्पल भी बता देंगे। अब आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन क्या है, तो पहली लिमिटेशन है कि इन्होंने अरेंज तो कहां तक किए थे, थ्योरियम तक 56 एलिमेंट अरेंज किए थे, लेकिन सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14 14 और 3 17 एलिमेंट को अरेंज कर पाए। मतलब कहां तक अरेंज कर पाए, सिर्फ कैल्शियम तक का जो अरेंजमेंट था वो सही था,
उसके आगे इन्होंने अरेंज तो कर दिए थे, लेकिन जो एक लाइन में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। यहां तक तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन अगर आगे वाले एलिमेंट लिखता हूं तो एक लाइन में जो आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो ऑक्टेव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है कहां तक? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि यहां पर कोबाल्ट और निकल रखा था इसके नीचे, उसकी प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं करती। और एक ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, मतलब देखो उस समय 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो रखी थी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि नेचर में 56 एलिमेंट ही है, आगे फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में फ्यूचर में डिस्कवरी होने वाले एलिमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड ऐसा इनको लगा, बट लेटर मेनी एलिमेंट आर डिस्कवर्ड। देखो इन्होंने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे? 56। और चैप्टर के स्टार्ट में मैंने क्या बताया, अभी राइट नाउ कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं? 118। तो वो बाकी के सारे एलिमेंट को यहाँ कहाँ अरेंज करें, और अरेंज कर भी दे तो उनमें 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम नहीं होगी। He put 2 element on same slot। बुक में जब ये टेबल देखोगे तो क्लोरीन के जस्ट नीचे जो स्लॉट है उसमें एक नहीं 2 एलिमेंट है। कौन से? कोबाल्ट और निकल। तो ये भी प्रॉब्लम है, आप एक स्लॉट पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट रख सकते हैं, उसने दो रखे, इसलिए रखे ताकि फिट होकर अच्छे से बता पाए। लेकिन इसके बाद में भी कोबाल्ट और निकल इस लाइन के नीचे आ रहा था और इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच ही नहीं कर रही थी, मतलब इतना करने के बाद में भी वो सिमिलर नहीं था, ये भी एक ड्रॉबैक थी। और जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी होती है, अगर मैं एलिमेंट अरेंज करूं इनर्ट गैस के हिसाब से, यहां पे देखना हाइड्रोजन और फिर मैं लिखूं हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, 7 हो गए। 8th एलिमेंट कौन सा आएगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जैसे ही ये 2 एलिमेंट और एंटर किए सब गड़बड़ हो गया। लिथियम के नीचे सोडियम आ रहा था जो कि सही था, लेकिन अब लिथियम के नीचे क्या आ रहा है? नियॉन आ रहा है। तो जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई और उसके एलिमेंट पुट किए, ये टेबल कंप्लीटली खराब हो गई। मतलब इनर्ट गैस की डिस्कवरी के पहले एटलीस्ट ये 20 तक तो सही था, कैल्शियम तक तो सही था, लेकिन उसके बाद तो ये पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को भी अपन अभी एट प्रेजेंट यूटिलाइज नहीं करते, यूज नहीं करते, लेकिन इन्होंने भी एक ट्राई तो किया था, इसलिए अपन को ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, उसके बाद आज का वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखो मैं आपको न्यूलैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। एक तो आपको ये पूछ सकते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या है, एक आपको ये पूछ सकते हैं कि वो ऑक्टेव लॉ क्यों कहलाता है, तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उसमें कारण भी है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ जो है उससे कितने एलिमेंट अरेंज किए गए थे, तो कितने एलिमेंट अरेंज किए गए थे? 56 एलिमेंट अरेंज किए गए थे। ये पूछा जा सकता है कि उसके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था और लास्ट कौन सा था, तो फर्स्ट था हाइड्रोजन, लास्ट कौन सा था? थोरियम। और लिमिटेशन पूछी जा सकती, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपनी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिड डॉबरनियर ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो देखो ये अपन ने न्यूलैंड का अरेंजमेंट लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। अभी तक अपन ने जितना लिखा था, क्लोरीन के नीचे मैंने आपको बताया था कोबाल्ट और निकल और उसके नीचे आयोडीन थी। ये देखो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही लाइन में आ रहा है, और ये डॉबरनियर का एक ट्रायड था, ठीक है। अगर मैं इसको इग्नोर करूं एक बार, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन भी देखो उसी एक ही लाइन में आ रहा है, और ये भी डॉबरनियर का एक ट्रायड था। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? यस, डॉबरनियर ट्रायड ऑल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड ऑक्टेव अरेंजमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल तो ये तो साफ साफ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ अपन आज का वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।